हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन एवं विकास के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 28। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले हम अधिगम का अर्थ परिभाषा देख चुके हैं। आज हम देखेंगे अधिगम की प्रकृति एवं विशेषताएँ। तो चलिए देखते हैं। सीखने के द्वारा हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है वह पूरी तरह से हमारे द्वारा अर्जित होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें अधिगम यानी कि सीखने की, तो जो भी हम सीखते हैं वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखता है और साथ ही वह पूरी तरह से हमारे द्वारा अर्जित होता है। वो हमारे द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही है जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है, वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अर्थात यह व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। तो दोस्तों, ये जो व्यवहार परिवर्तन होता है वो जन्मजात नहीं होता, वो हम सीखने के माध्यम से ही अर्जित करते हैं। वंशक्रम के द्वारा हमें विरासत में नहीं मिलती है, बल्कि वातावरण में निहित कारकों के प्रभाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से हमारे द्वारा स्वयं अर्जित किया जाता है। दोस्तों, तो ये हमारा जो भी अधिगम है, जो हम सीखते हैं, जो व्यवहार परिवर्तन होता है, वो हम वंशानुगत नहीं होता, बल्कि वंशक्रम के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि जो वातावरण होता है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हमारे अनुभव होते हैं, उसी के आधार पर ही हम ये ज्ञान अर्जित करते हैं और जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। हमारी रुचियां, आदतें, वृत्तियां, भाषा, कौशल आदि जो हमारे व्यक्तित्व के अंग होते हैं वे सबके सब अर्जित व्यवहारगत विशेषताएं हैं, क्योंकि हमारे सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भी ये हमारे व्यक्तित्व के अंग बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, जो भी हमारी रुचियां हैं या आदतें हैं, वृत्तियां, भाषा, कौशल, जो भी हमारे व्यक्तित्व के अंग होते हैं वे सब हमारे अर्जित व्यवहारगत विशेषताएं हैं, क्योंकि हमारे सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भी ये हमारे व्यक्तित्व के अंग बनते हैं। तो दोस्तों, हम कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें सीखते हैं, चाहे अपने गुरुओं के माध्यम से, फिर चाहे अपने पेरेंट्स के माध्यम से, या फिर समाज से, कहीं से भी सीखने की वजह से ये जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन ही एक तरह से अर्जित व्यवहार कह सकते हैं हम, और इस अर्जित व्यवहार के परिणाम स्वरूप ही ये हमारे व्यक्तित्व के अंग बनते हैं। सीखने की प्रक्रिया, उनके परिणाम के संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने निम्न तथ्य बताए हैं। इन्हें ही सीखने की प्रकृति अथवा विशेषताएं कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों, ये जो सीखने की प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये इसका जो परिणाम है, इसके संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने निम्न तथ्य बताए हैं। इन्हें ही सीखने की प्रकृति अथवा विशेषताएं कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 है अधिगम सार्वभौमिक। लर्निंग इज यूनिवर्सल। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी विशिष्ट स्थान या विशिष्ट मनुष्यों में नहीं पाया जाता, बल्कि यह सभी स्थानों और समयों में तथा सभी जीवित जीवों के साथ घटित होता रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सीखना है ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह किसी पर्टिकुलर एक स्थान पे नहीं होता, ये हर जगह, हर समय, और कह सकते हैं हर उस जीवित प्राणी में होता है और उसके साथ घटित भी होता है। अगर हम एक छोटी सी चींटी की बात करें तो चींटी भी तो बार बार एक जगह से गिरती है और चढ़ती है, फिर भी वो मानती नहीं है, तो वो भी एक जीव है। और मनुष्य, तो फिर मनुष्य को कहाँ चैन रहता है किसी भी कार्य को बिना किए? तो सेम वही कंडीशन होती है कि एक मनुष्य हो या एक जीव जंतु हो, वो अपने कार्य को करते रहते हैं और उसमें वो निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 2, अधिगम निरंतर है। अधिगम किसी एक निश्चित आयु तक सीमित नहीं रहता और ना ही एक निश्चित काल विशेष तक सीमित रहता है, अपितु यह होता है आजीवन चलता रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कह सकते हैं। तो इसमें ये किसी आयु पर नहीं डिपेंड होती है, ये जब तक व्यक्ति सीखने की इच्छा रखता है, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी वो सीखता ही रहता है। नंबर 3 हम देखें, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्य जितना ही अधिक प्रबल होता है, सीखने का कार्य उतना ही अधिक स्पष्ट एवं तीव्र होता है। उद्देश्य के अभाव में सीखना असफल हो जाता है। तो दोस्तों, अधिगम जो होता है, जो सीखना होता है, वो उद्देश्य से पूर्ण होता है। जिसका उद्देश्य नहीं होता है उसके जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है बहुत स्लो होती है कह सकते हैं, लेकिन जो जिसका अपना कुछ लक्ष्य होता है वो निरंतर सीखता रहता है, उसके अंदर वो
एक्साइटमेंट रहती है सीखने की। अब हम देखते हैं नंबर 4, अधिगम सक्रिय है। सक्रिय होकर सीखने की वास्तविक सीखना है। तो दोस्तों सक्रिय होकर सीखना, एक्टिव होकर के सीखना ही वास्तविक सीखना होता है। इसीलिए जब क्लास में बच्चे बोर हो रहे हो और उनका पढ़ने का मन ना कर रहा हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में बालकों का मूड किस तरह से चेंज करना है, छात्रों का मूड किस तरह से उनको पढ़ाई में रुचि रखवानी है। तो एक तरह से ये एक टीचर की बात करें तो टीचर का एक शिक्षण कौशल है जो उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है और उसे वो अपनी स्किल के माध्यम से बालकों को पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करता है। तो इसमें हम देखें अधिगम एक सक्रिय, जब तक ले बालक सक्रिय होकर अधिगम नहीं करेगा तब तक ले उसके लिए सीखना बहुत ही मुश्किल होता है। बालक तभी कुछ सीख सकता है जब वह सक्रिय होकर सीखने की प्रक्रिया में भाग ले। इसी को ध्यान में रखते हुए आज शिक्षा में मॉन्टेसरी, डाल्टन, प्रोजेक्ट पद्धति आदि प्रगतिशील शिक्षण विधियों को अपनाया जा रहा ताकि बालक की क्रियाशीलता को बल मिले। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें ये सारे जो भी शिक्षण विधियाँ हैं, चाहे आप देखेंगे जो भी शिक्षण पद्धति मॉन्टेसरी, डाल्टन, प्रोजेक्ट पद्धति, ये सारी पद्धतियाँ इसीलिए लागू की जा रही हैं जिससे कि बालक एक्टिव होकर के नई नई चीज़ों को सीखे, नया नया ज्ञान अर्जित करे। अब हम देखते हैं नंबर 5, अधिगम अनुकूलन है। इस प्रक्रिया के द्वारा कोई बालक या व्यक्ति समाज व वातावरण के साथ अनुकूलन तभी स्थापित कर सकता है जब अनेक नए व्यवहारों, क्रियाओं, भाषा, उठने बैठने के तरीकों, रहन सहन, रीति रिवाज, इन सभी को सीख ले। अतः सीखने के बाद ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें अधिगम अनुकूलन, जब व्यक्ति या फिर हम बात करें बालक की, जब तक वो अधिगम से अनुकूलन नहीं करता, एक तरह से जब तक ले वो उस चीज़ को सीखना नहीं चाहता, उस चीज़ के लिए खुद को तैयार नहीं करता, तब तक ले वो उस चीज़ को सीखने में सक्षम महसूस नहीं करता है खुद को। तो जब अनेक नए व्यवहारों, क्रियाओं, भाषा, उठने बैठने के तरीकों, रहन सहन, रीति रिवाज, इन सभी को सीख ले, अतः सीखने के बाद ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। तो दोस्तों कहीं भी एडजस्ट होने के लिए अनुकूलन बहुत ही आवश्यक होता है। अगर बात करें बालकों के लिए तो उन्हें शिक्षा के लिए अनुकूलन करना है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो उसको रहन सहन, खान पान, उठने बैठने, हर चीज़ के अपने तरीके में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ता है वहाँ उस परिस्थिति में अनुकूलन के लिए। अब हम देखें नंबर 6, अधिगम परिवर्तन है। बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन ही अधिगम है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहार, विचार, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें अधिगम परिवर्तन है, तो बालक व्यवहार में होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं वो अधिगम होते हैं और व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभवों से सीख कर, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ही अनुभव हों, हम दूसरों के भी अनुभव से सीख लेते हैं। कभी कभी हम मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं वो अक्सर अपनी कहानी या दूसरों की कहानी सुना करके आपको एक रास्ता बताते हैं कि किस तरह से हम अपने विल पावर को मजबूत करके अधिगम करें तो फिर जो भी चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं। अधिगम जो है परिवर्तनशील है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीखकर अपने व्यवहार, विचार, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। अब हम देखते हैं नंबर 7, गिलफोर्ड के अनुसार सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। तो यहाँ पर हम देखें नंबर 7 में, तो गिलफोर्ड ने कहा कि सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप ही व्यवहार में कोई परिवर्तन है। अब हम देखते हैं नंबर 8, अधिगम रचनात्मक है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह कुछ रचनात्मक कार्यों को करे जिससे वो विचारों एवं कार्यों के रूप में साकार करता है। रचनात्मकता व्यक्ति को अधिगम की ओर ले जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति होती है वह कुछ रचनात्मक कार्यों को करता है, कुछ अलग करने की कोशिश करता है। वो अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके वो अलग अलग चीज़ों की रचना करता है। तो कहीं ना कहीं वो रचनात्मक कार्य करने में रुचि रखता है जिससे वह विचारों कार्यों के रूप में साकार करता है। जो अपने कार्य के अपना विचार
वो अपना बुद्धि का प्रयोग करता है और काम के माध्यम से वो इस चीज को साकार करता है। तो कहीं ना कहीं रचनात्मकता व्यक्ति को अधिगम की ओर ले जाती है, नई नई चीजों को सीखने के लिए वो प्रेरित होता है जब उसके अंदर रचनात्मकता होती है। नंबर 9 हम देखें, अधिगम प्रयोजन पूर्ण। अधिगम के लिए किसी प्रयोजन का होना आवश्यक है। प्रयोजन पूर्वक ही अधिगम का लक्ष्य होता है। अधिगम प्रयोजन का लक्ष्य निर्धारित करता है और अनुक्रियाओं को दिशा प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम देखें प्रयोजन पूर्ण रहता है अधिगम। जो भी सीखना होता है वो एक तरह से प्रयोजन के माध्यम से वो सीखता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। नंबर 10 हम देखें, अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। अधिगम व्यक्तिगत कार्य तो है ही, इससे भी अधिक सामाजिक कार्य है। तो दोस्तों अधिगम व्यक्तिगत कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्य भी है। आप समाज में अगर आप अधिगम करते हैं, एक तरह से कोई अच्छी वस्तु या किसी अच्छी पढ़ाई या किसी भी अच्छी चीज के बारे में अगर आप सीखते हैं, तो उसका एक तरह से जो प्रभाव होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो कहीं ना कहीं आपके समाज पर पड़ता है और आपको देखकर आपके समाज में दूसरे बच्चे भी अप्रेरित होंगे, दूसरे लोग भी अप्रेरित होंगे और उस चीज को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। वो जो रचनात्मक कार्य आपने किया अपने सीखने के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं आपके समाज के ऊपर प्रभावित हो रहा है। तो इस तरह से अधिगम से एक व्यक्ति जिसने उस कार्य को सीखा और वो समाज भी प्रभावित हो रहा है जिस समाज में वो रहता है। योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखना सामाजिक है, क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें अधिगम की, तो अधिगम जो होता है वो एक तरह से सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि समाज में रह कर के ही वो किसी न किसी से प्रेरित होकर या किसी की रचनात्मकता को देखकर अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके वो नई नई चीज़ों को अपने अनुभव के आधार पर सीख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अधिगम का जो आधार है वो कहीं ना कहीं समाज से ही वो प्रेरित होकर के चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। और हम कह सकते हैं कि जो सीखना होता है वो सामाजिक है, क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का जो सीखना है वो असंभव है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से आप अपने सीखना यानी कि अपने अधिगम को जारी रखिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। हमेशा खुश रहिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।